प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं एशिया और अफ्रीका के साम्राज्यवाद के बारे में बातचीत। पिछले 2 व्याख्यानों में हमने साम्राज्यवाद के बारे में सामान्य जानकारी की बात की थी। उसके बाद में हमने साम्राज्यवाद के कारण किए थे और आज हम कल के व्याख्यान को आगे बढ़ा रहे हैं कि किस प्रकार यूरोपीय देशों ने अफ्रीका का विभाजन किया। इसमें कल हमने किया था जर्मनी के बारे में और फ्रांस की चर्चा हम कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फ्रांस भी इस औपनिवेशिक साम्राज्य की दौड़ में सम्मिलित हो गया। उसने उत्तरी अफ्रीका और अल्जीरिया में अपने उपनिवेश स्थापित किए। वह मिस्र में भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, परंतु अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया और फ्रांस सफल नहीं हो सका। फ्रांस ने 1857 में पूर्वी अफ्रीका में सोमालीलैंड के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। 1869 में एक फ्रांसीसी ने स्वेज नहर का निर्माण किया और बहुत से शेयर फ्रांस ने खरीद लिए। स्वेज नहर के प्रश्न पर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच समझौता हो गया। इटली के विरोध के बावजूद भी फ्रांस ने 1881 में ट्यूनिस के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। मोरक्को, मेडागास्कर, सूडान व कांगो नदी के तटीय प्रदेशों के लिए फ्रांस और ब्रिटेन में झगड़े भी हुए, परंतु इन प्रदेशों का अधिकांश क्षेत्र फ्रांस को मिला। अब हम बात करते हैं इटली की। इटली का एकीकरण आप जानते हैं 1871 में हुआ। उसकी भी इच्छा थी कि फ्रांस में अपने उपनिवेश स्थापित किए जाएं। उत्तरी अफ्रीका से इटली का संबंध प्राचीन काल से ही था। प्राचीन काल में उत्तरी अफ्रीका के भागों पर रोमन साम्राज्य का अधिकार था। इसलिए इटली एकीकरण के पश्चात अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए इटली उत्तरी अफ्रीका के उन हिस्सों पर अधिकार करना चाहता था। इटली के उपनिवेशों की दौड़ में शामिल होने से पहले ही यूरोप के जो देश हैं उत्तरी अफ्रीका के कई भागों पर अधिकार कर चुके थे। इटली ट्यूनीशिया के प्रदेश पर अधिकार करना चाहता था। विद्यार्थियों, आपके पास में मैप है। मैंने प्रत्येक विद्यार्थी को मैप दिया है। कृपया, पहले भी मैंने कई बार कहा है कि जब आप को अध्ययन करते हैं इतिहास का, तो उस भूगोल का मैप अपने सामने रखें जिस भूगोल पर, जिस धरती पर ये कार्य हो रहा है। तो इटली ट्यूनीशिया पर अधिकार करना चाहता है, लेकिन फ्रांस ने इस पर अधिकार कर लिया। इटली में एक निराशा हुई। इससे क्षुब्ध होकर इटली फ्रांस के विरुद्ध त्रिगुट संधि में सम्मिलित हो गया। अब इटली ने संघर्षहीन प्रदेशों पर, जहां पर कोई ऑब्जेक्शन किसी यूरोपीय शक्ति का नहीं था, उन पर अधिकार करने का निश्चय किया। इटली ने 1870 ईस्वी में इरिटिया पर और 1889 ईस्वी में सोमालीलैंड के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। 1889 ईस्वी में एबिसिनिया पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया, परंतु उसे असफलता मिली। 1912 में संधि के अनुसार ट्रिपोली लीबिया
सिरनका के प्रदेशों पर, सिरनका के प्रदेशों पर इटली का अधिकार हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पुर्तगाल की। 1870 ईस्वी में से पूर्व की बात करें, पहले की, पुर्तगाल पूर्वी अफ्रीका, जो पश्चिमी अफ्रीका की कुछ बस्तियां हैं, उन पर अधिकार कर चुका था। इस क्षेत्र में कुछ ही समय में उसने अंगोला नामक प्रांत पर भी अधिकार कर लिया। पुर्तगाल अपने साम्राज्य की सीमाओं से मिलते हुए अफ्रीकन प्रदेशों पर अधिकार करना चाहता था, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। स्पेन की बात करें, स्पेन भी औपनिवेशिक साम्राज्य की दौड़ में सम्मिलित हो गया। उसने फ्रांस के उत्तरी पश्चिम में छोटे छोटे भूभागों पर अधिकार किया। यदि बात करें हम बेल्जियम की, तो बेल्जियम ने भी अफ्रीका के कांगो बेसिन के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। उसके अतिरिक्त उसने कई अन्य छोटे छोटे भूखंडों पर अधिकार किया। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं इंग्लैंड जो कि सबसे बड़ा खिलाड़ी था। ब्रिटेन को दुनिया में विशाल साम्राज्य निर्माण करने में सफलता मिली। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा उपनिवेश भी इंग्लैंड के पास थे। प्रारंभ में इंग्लैंड का अफ्रीका में कोई उपनिवेश नहीं था, परंतु जब हॉलैंड ने ब्रिटेन को केप कॉलोनी का प्रदेश दिया, कौन सा, केप कॉलोनी का प्रदेश दिया, तब से इंग्लैंड ने वहाँ औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। दक्षिणी अफ्रीका में 40 लाख वर्ग मील का जो भूभाग है, उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसके अतिरिक्त बोअर युद्ध के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड का ट्रांसवाल, ऑरेंज, फ्री स्टेट, नेटाल तथा कुछ अन्य छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार हो गया। इंग्लैंड ने अफ्रीका के मिस्र प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया। इसका कारण यह था कि नेपोलियन के मिस्र आक्रमण के कारण अंग्रेज सावधान हो गए थे और भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए मिस्र का अंग्रेजों के लिए बहुत अधिक महत्व था। डिज़रायली के समय, जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, इंग्लैंड ने स्वेज नहर के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। 1882 में जब मिस्र के लोगों ने विदेशियों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो इंग्लैंड ने अकेले ही इस विद्रोह को कुचल दिया। परिणाम स्वरूप मिस्र पर इंग्लैंड का प्रभाव और अधिक बढ़ गया और दृढ़ हो गया। इसके पश्चात इंग्लैंड ने सूडान प्रदेश पर अधिकार करने का निश्चय किया। यह प्रदेश मिस्र के दक्षिण में स्थित है। इसका अधिकांश भाग रेगिस्तान है। सूडान पर मिस्र के शासकों का अधिकार था। 1885 में सूडान के लोगों ने मिस्र के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने खार्तू नामक स्थान पर अंग्रेज सेनापति जनरल गॉर्डन की हत्या कर दी। खार्तू नामक स्थान पर, जिसको बहाना बनाकर अंग्रेज सरकार ने सूडान पर अधिकार कर लिया। अफ्रीका में अंग्रेज व्यापारियों द्वारा स्थापित कंपनियों ने भी नए नए उपनिवेशों की स्थापना की। कुछ ही समय में अंग्रेज़ों का अफ्रीका के नाइजीरिया, युगांडा, जंजीबार, सोमालीलैंड के प्रदेशों पर उनका अधिकार हो गया, वहाँ तक विस्तृत हो गए। सैलिस रोड नामक व्यक्ति ने उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी रोडेशिया पर ब्रिटिश अधिकार स्थापित करवा दिया। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने अफ्रीका में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अफ्रीका के चौथे हिस्से पर, विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, 1/4 चौथा हिस्सा के चौथे हिस्से पर अंग्रेज़ों का अधिकार था।
इसलिए अंग्रेज़ अफ्रीका में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में थे। इस तरह यूरोप के देशों ने अपने अपने ढंग से अफ्रीका का विभाजन पूर्ण कर लिया। अफ्रीका के सबसे ज़्यादा भाग पर ब्रिटेन और फ्रांस ने अधिकार किया। आश्चर्य की बात थी कि इतने बड़े महाद्वीप के विभाजन को लेकर यूरोपियन देशों में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। यूरोपियन देशों ने इस विभाजन को लेकर मतभेद अवश्य थे, परंतु उन मतभेदों को यूरोपियन देशों ने समझौते के माध्यम से सुलझा लिया। अब बात करते हैं अफ्रीका विभाजन की विशेषताएं। अफ्रीका विभाजन की यदि हम उस पर प्रक्रिया पर नज़र डालें, जो कि इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, तो उसमें हमें दो विशेषताएं नज़र आती हैं। एक तो पहली, इतने बड़े महाद्वीप का विभाजन बहुत कम समय में हो गया। इतने बड़े महाद्वीप का विभाजन बहुत कम समय में हो गया। दूसरा, इस महाद्वीप के विभाजन को लेकर यूरोपियन देशों में मतभेद अवश्य हो गए थे, परंतु मतभेदों को कूटनीति के आधार पर सुलझा लिया गया और कोई बड़ा युद्ध वहाँ पर नहीं लड़ा गया। अब हम बात करते हैं अफ्रीका में राष्ट्रीय जागृति, नेशनलिज्म। समाजवादी देशों ने अपने हितों की पूर्ति हेतु अफ्रीका के अविकसित देशों का विकास करने का हर संभव प्रयास किया। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य, शिक्षा, उन्नत परिवहन और संचार व्यवस्था तथा कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का श्री गणेश हुआ। अफ्रीका में पश्चिमी वस्तुओं का उपयोग प्रारंभ हुआ। पश्चिमी धर्म और मनोरंजन की अनेक बातें अपनाई गई। सती प्रथा, दास प्रथा, नरमांस भक्षण जैसी कुरीतियों को भी साम्राज्यवादी देशों ने दूर करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप अफ्रीकी देशों में सभ्यता का प्रकाश फैला। यह सत्य है कि यूरोपियन देशों ने अपने उपनिवेशों का भयंकर शोषण किया, परंतु इस नवीन साम्राज्यवाद के कारण, जिसमें शोषण उनका प्रमुख कार्य था, अफ्रीका में राष्ट्रीयता का भी प्रादुर्भाव हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अफ्रीका वालों ने नारा दिया कि अफ्रीका फॉर अफ्रीकन्स, अफ्रीका अफ्रीका वासियों के लिए है। इस नारे ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। अफ्रीका फॉर अफ्रीकन्स। परिणाम स्वरूप अफ्रीका में यूरोपियन देशों के उपनिवेश स्थापित होने लगे। जितनी शीघ्रता के साथ यूरोपियन देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, उतनी शीघ्रता से उनके उपनिवेश समाप्त होते जा रहे थे। 1945 के पश्चात अफ्रीका में राष्ट्रवाद का जो नवजागरण आया, उसका सामना करने में यूरोपियन देश असफल रहे। 1945 के पश्चात अफ्रीका में राष्ट्रवाद का जो नवजागरण आया, उसका सामना करने में यूरोपियन असफल थे। अफ्रीका फॉर अफ्रीकन्स लोगों में बहुत पसंद किया गया और बहुत प्रचलित हुआ और बड़ा व्यापक प्रभाव अफ्रीका में अफ्रीका फॉर अफ्रीकन्स का हुआ। यद्यपि एशिया के देश स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष के समय अधिक सभ्य हो गए थे, अफ्रीका की स्थितियां कुछ अलग थीं, परंतु उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत अधिक समय लगा। किसको? एशिया के देशों को। इसके विपरीत अफ्रीकी देश द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी असभ्य थे, फिर भी उनको
स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत कम समय लगा। अफ्रीका देशों को समय कम लगा, एशिया के देशों को समय ज़्यादा लगा। वास्तव में यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है। अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम की कुछ विशेषताएं, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे, उन विशेषताओं के कारण यूरोपियंस के पैर उखड़ने लगे थे। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।